हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्लास है, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में मटेरियल कॉस्टिंग के जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है ना, जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स है, पहले हम उससे कवर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चनरी बुक्स आप लोगों को मिला है, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले। राइट सर। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है या फिर सिमिलर नेचर के 2-3 क्वेश्चंस है। तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपके लिए कुछ होमवर्क्स दूंगा, मैं आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस। आंसर इन सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी आपके पास है, आंसर शीट आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सजेशन ले सकते हो, कहीं पे डाउट आता है मुझे पूछ सकते हो, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। ओके, सो सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। मटेरियल इशू कंट्रोल जो होता है ना, उसमें जो भी मटेरियल स्टोर से इशू किया जाता है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगा वो हम लोग कवर कर रहे थे। राइट, तो उसमें हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि जिस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो पहला था आपका स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि जॉब कॉस्टिंग के टाइम पे यूज किया जाता है, जो कि छोटे मोटे जो काम होता है ना, स्पेसिफिक काम जो होते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर कोई ऐसा जॉब है जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज किया जाता है, स्पेसिफिक मटेरियल यूज किया जाता है, तो उस केस में उसकी प्राइस स्पेसिफिक प्राइस मेथड में हो सकता है। जितना जितना मटेरियल उसी के लिए लगा है ना, उसका वैल्यूएशन स्पेसिफिक प्राइस में होगा। लेकिन जब भी बात करेंगे हम बल्क में जो भी प्रोडक्शन होता है ना, बैच में प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स है। एक मेथड था आपका फीफो मेथड, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। ये मेथड आपका क्या बोलता था कि जो भी मटेरियल स्टोर में पहले आ रहे हैं उन्हें हम पहले इश्यू करेंगे, और जो भी प्राइस में वो आए थे, फास्ट इन जो भी प्राइस में आए थे, उसी प्राइस में हम क्या करेंगे, इश्यू को रिकॉर्ड करेंगे। फास्ट इन फास्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले स्टोर में या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले जाएगा। ठीक है, जो स्टोर में पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। ये जो मेथड था ये आपका फॉलिंग प्राइस के टाइम पे सबसे सुइटेबल था, क्योंकि आप कम प्राइस में, अब ज्यादा प्राइस में खरीदते हो, लेकिन आपकी जो रिप्लेसमेंट प्राइस है मटेरियल की वो सबसे कम है। इसके कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो हमने कवर किया था। उसके बाद और एक मेथड था जो था लास्ट इन फास्ट आउट मेथड, यानी कि लिफो मेथड। ये मेथड क्या बोलता था, जो भी रॉ मटेरियल सबसे पहले आया है ना गोडाउन में, वो सबसे बाद में जाएगा, उसके प्राइस के हिसाब से हम मटेरियल इशू करेंगे। ये जो प्राइस है ये क्या होता था, ये आपकी जब राइजिंग प्राइस है, प्राइस की जब रॉ मटेरियल की प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है ना, तो उस टाइम पे लिफो मेथड इज बेस्ट सुइटेबल फॉर एक्यूरेट प्रॉफिट। इसके भी कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, जो हमने पिछले क्लास में कवर किया था। उसके बाद हमने एक पढ़ा था बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक बेसिकली क्या होता है, बेस स्टॉक एक स्टॉक होता है जिसे आप कभी इश्यू नहीं करते हो, जिसे आप क्या करते हो, हमेशा स्टोर करके अपने पास रखते हो। ठीक है, तो चाहे आप लिफो मेथड फॉलो करो, चाहे आप फीफो मेथड फॉलो करो, जो बेस स्टॉक है, एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक डिपार्टमेंट अपना बेस स्टॉक डिसाइड करता है कि कितना हमें बेस स्टॉक में रखना है। उसके बाद वो बेस स्टॉक के हिसाब से वो बेस स्टॉक हमेशा आपके पास रहेगा, बाकी के जो मटेरियल है वो इश्यू होते जाएंगे। ओके सर। उसके बाद हमने कवर किया था सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड क्या बोलता था कि आपके पास जितने भी लॉट्स है, उन सारे लॉट की जो भी प्राइसिंग है ना, जो भी परचेज प्राइस है, आप उसको एवरेज करके मटेरियल की जो इशू कर रहे हो ना, उसकी प्राइस आप डिसाइड करोगे। जो भी आप मटेरियल इशू करते हो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगा, बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ ईच लॉट्स। जितने आपके पास लॉट है उन सबकी एवरेज ले लीजिए और उससे क्या करिए, इशू प्राइस निकालिए। उसके बाद इसका भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस था। उसके बाद आपका था वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में ये क्या करता था, ये आपके पास कितना क्वांटिटी है और कितना वैल्यू का रॉ मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी के रॉ मटेरियल है और उसकी वैल्यू कितना है, उसको डिवाइड करके जो इशू प्राइस है वो निकालता था। तो ये जो मेथड था ये सबसे सुइटेबल मेथड था। ओके, उसके बाद कुछ मेथड्स आते हैं जो कि प्रैक्टिकली तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेथड भी एग्जिस्ट करते हैं आपका। ओके सर।
तो इसमें एक है आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। क्या है सर ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, एक बार बात करते हैं। Replacement price is defined as the price at which it is possible to purchase an item identical to that which being replaced or revalued. रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड बेसिकली स्टूडेंट्स क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। सपोज हमने 100 यूनिट्स खरीदा था एट ए रेट ऑफ 10, ओके 10 रुपए के हिसाब से हमने 100 यूनिट्स खरीदा था। फिर हमने क्या किया, 200 यूनिट्स खरीदा एट ए रेट ऑफ 11, ओके। हम इशू करने वाले हैं 250 यूनिट्स, राइट। सर हम किस में इशू करेंगे, इसमें या फिर इसमें? अगर लीफो करेंगे तो पहले 200 का लेंगे, फिर उसके बाद 100 से 50 लेंगे। अगर फीफो करेंगे तो पहले 100 ले लेंगे, उसके बाद 200 लेंगे। लेकिन रिप्लेसमेंट प्राइस में क्या बोलता है, रिप्लेसमेंट में बोलता है कि आज के डेट में मटेरियल का वैल्यू मार्केट में कितना है। अगर आज के डेट में आप खरीदने जाओगे सिमिलर क्वांटिटी के मटेरियल्स तो मार्केट में आपको कितना मिलेगा। सपोज रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 15 रुपए का, मार्केट में अभी वैल्यू चल रहा है 15 रुपए का, तो आपको इशू प्राइस किसमें डिसाइड करना है, 15 रुपए के हिसाब से आपको इशू प्राइस लेना है। रिप्लेसमेंट प्राइस का सिंपल क्राइटेरिया यह है कि जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसको अगर आपको रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे अगर आपको लाना है नया मटेरियल, तो उसका कॉस्ट कितना होने वाला है, राइट सर। सो क्या है यहाँ पे, अंडर दिस मेथड materials issued are valued at a replacement cost of the items. This method presupposed to determine the replacement cost of the material at the time of each issue, the cost at which identical materials could be currently purchased. Replacement cost का मतलब क्या है, सिमिलर रॉ मटेरियल आप कितने प्राइस में करेंटली खरीद सकते हो, वो है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। The product cost under this method is at current market price, which is main object of the replacement price, which is the main object of replacement price method. This method is useful to determine the true cost of the production, to value material issues in a period of rising price, because the cost of the material considered in the production would be able to replace the material at the increased price. ये सिंपल क्या बोलता है कि ये जो मेथड है ये एक्चुअली मार्केट कंडीशन को समझता है। अभी आपको मटेरियल को उसी हिसाब से वैल्यू करना चाहिए जिस हिसाब से आप मार्केट में उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो जब राइजिंग प्राइस हो ना, तो ये मेथड सबसे सुइटेबल है। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, आपको अगर नया मटेरियल लेना है तो आपको इंक्रीज प्राइस में लेना पड़ेगा। इसी वजह से ये मेथड बेटर सुइटेबल आंसर आपको बताता है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद आपका आता है रीसेल प्राइस मेथड और रियलाइजेबल प्राइस मेथड। अब सर ये मेथड क्या है, रियलाइजेबल प्राइस मेथड क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी रॉ मटेरियल अभी है उसका कॉस्ट कितना है वो मैटर नहीं करता है, उसको बेचने के बाद आपके पास कितना पैसा आने वाला है, आप कितना पैसा रियलाइज करोगे, वो आपका इशू प्राइस होगा। सपोज यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमारे पास 100 यूनिट्स है एट ए रेट ऑफ 10, 200 यूनिट है एट ए रेट ऑफ 11। लेकिन अगर हम मार्केट में आज इन्हें बेचने जाएंगे ना, कुछ इनमें से खराब हो चुके, और अगर हम उन्हें मार्केट में बेचने जाएंगे तो रियलाइजेबल वैल्यू है 9, तो हमें कौन सी रेट में लेना पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे। यानी कि अगर मार्केट में आज बेचने जाओगे तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ओके, सो रियलाइजेबल प्राइस मीन्स ए प्राइस एट व्हिच मटेरियल टू बी इशूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट प्राइस। ओके, रियलाइजेबल प्राइस मीन्स ए प्राइस एट व्हिच द मटेरियल टू बी इशूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट में अगर आज के डेट में आप बेचने जाओगे तो उसका कॉस्ट कितना आने वाला है। ओके, दिस प्राइस मे बी मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस एट व्हिच इट वाज ओरिजिनली परचेस्ड, लाइक रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। द स्टोर लेजर वुड शोज द प्रॉफिट और लॉस इन दिस मेथड टू। ओके, सिंपल बात ये है कि आपको सिंपल एक चीज दिखाना है कि आपका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है। रियलाइजेबल मतलब कितने प्राइस पे आप रियलाइज करने वाले हो, तो जितना भी मार्केट रेट चल रहा होगा उसी में करोगे तो ये एक्चुअल प्रॉफिट आपको शो करता है, राइट। ओके, उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड प्राइस। ये और एक मेथड है स्टैंडर्ड प्राइस वाला मेथड। ओके,
स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड मेटेरियल्स आर परचेज एट सम प्री डिटरमाइंड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ द मेटेरियल. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स: करंट प्राइस, एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड्स, डिस्काउंट अवेलेबल एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब है कि आप पहले से एक डिसाइड कर लोगे कि आपको मटेरियल कितने में इशू करना है, आपकी प्रोडक्ट में आपको कितने रुपए चार्ज करना है. पहले आपने वो प्रोडक्ट, वो जो मटेरियल है उसका कॉस्ट डिसाइड कर लिया है. राइट. इसके बाद आपको जितना भी खरीदना है, लेकिन आपको परचेस प्राइस कितना शो करना है, मतलब इशू प्राइस कितना शो करना है, वो स्टैंडर्ड प्राइस. सपोज हमने स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लिया 15 का. ओके, अब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है 100 यूनिट एट ए रेट ऑफ 16, तो भी हम कितने में इशू करेंगे सर? 15 में. सर इससे तो हमारा लॉस हो जाएगा. बिल्कुल, स्टैंडर्ड प्राइस इसी वजह से फिक्स किया जाता है ताकि परचेज डिपार्टमेंट जो है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसे थोड़ा सा एफर्ट देना पड़े. ठीक है, वो लोग एफिशिएंट होकर काम करें और जो मार्केटिंग स्टैंडर्ड है उसे बीट कर पाए. राइट. क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे फिक्स नहीं किया जाता कि अपनी मर्जी से आया और आपने 15 रुपीज फिक्स कर लिया. स्टैंडर्ड प्राइस जो फिक्स किया जाता है वो पास्ट ट्रेंड, पास्ट की जो प्राइस है उसे करंट मार्केट ट्रेंड जो है उसे फिक्स करके, जो भी फ्रेट वगैरह है, रॉ मटेरियल को परचेस करने में जो भी फ्रेट वगैरह खर्चा होता है उसके हिसाब से भी इशू किया जाता है. बिल्कुल सर. उसके बाद आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड. अब ये इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या है? In this method, in case material suffer loss in weight due to natural or climatic factor evaporation, the issue price of the material is inflated to cover up the losses. Inflated price method का मतलब क्या है सर? सपोज, बहुत ही सिंपल चीज है ये. सपोज हमने 1000 लीटर का पेट्रोल खरीदा एट ए रेट ऑफ 90, तो सर कॉस्ट कितना आ जाएगा? 90,000. लेकिन सर बाय नेचर अगर आप पेट्रोल 1000 लीटर का खरीद रहे हो ना, तो 50-60 लीटर ऐसे ही एवापोरेट हो जाता है. तो यानी कि आपके पास क्वांटिटी कितना आया? 950 एट ए रेट ऑफ 90, सॉरी एट ए रेट ऑफ 1000. सो आपके पास टोटल आया प्राइस, आपके पास टोटल क्वांटिटी आया 950 का, लेकिन जिसके लिए आपने पे किया कितना? 90,000 का. ओके, तो सर ये जो 50 लीटर आपका एवापोरेट हो गया है उसका कॉस्ट कहाँ जाएगा? उसका जो कॉस्ट है वो इसी 950 में क्या होगा? ऑब्जर्व हो जाएगा. ओके, तो 1000 रुपए का जो कॉस्ट था वो 90 था. अब 950 का कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 950, यानी कि ये आपका आएगा 94.74. ओके, ये आपका कॉस्ट आ जाएगा. ओके, सो ये इसे बोलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस. इन्फ्लेटेड मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस, यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो आपका क्या होगा? बाकी के जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड होकर उसकी कॉस्ट को बढ़ाएगा. तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड. ओके, उसके बाद और एक भी मेथड है जिसका नाम है रीयूज प्राइस मेथड. अब ये क्या बोलता है? When raw material are rejected and returned to the store or to a processed of material is put to some other use, other than for the purpose of it meant, then such material are priced at a rate quite different from the price paid to them originally. There is no final procedure for valuing such of material. रीयूज प्राइस मेथड क्या है? रीयूज प्राइस मेथड, सपोज एक डिपार्टमेंट में हमने कोई रॉ मटेरियल इशू किया था, वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, लो क्वालिटी, कुछ भी वजह हो सकता है, वो रिजेक्ट हो गया. लेकिन वो सेम मटेरियल हम किसी और डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं. ओके, तो उसका प्राइस सर क्या लेंगे? उसकी प्राइस जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो तो नहीं लेंगे, उसका जो भी रिजेक्टेड वैल्यू है, जो भी रिजेक्टेड प्राइस है, जो रीयूज हो रहा है, उसकी प्राइस के हिसाब से हम लोग लेंगे. ओके सर. तो ये थे कुछ मेथड्स जिसमें आपका क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, रीयूज प्राइस मेथड, ये सब है. इतना इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स नहीं है आप लोगों के लिए. ओके, तो इसको इतने डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, अब बात करते हैं कुछ आगे की पॉइंट्स की. कुछ जो मटेरियल के रिलेटेड जो कुछ टर्म्स है वो हम बात करेंगे, जिसमें पहला टर्म आता है आपका वेस्ट. सर वेस्ट का मतलब आपका क्या है सर? वेस्ट का मतलब है द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इज लॉस्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज और प्रोडक्शन एंड डिस्कार्डेड. द वेस्ट मे और मे नॉट हैव एनी वैल्यू. वेस्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट है जो कि
आप मटेरियल स्टोरेज के टाइम पे या फिर प्रोडक्शन के टाइम पे क्या करते हो, वेस्ट कर लेते हो, यानी कि खराब कर लेते हो, ठीक है, लॉस्ट, जिसकी वैल्यू जो कि लॉस हो जाता है पूरा का पूरा, एंड डिस्कार्डेड, जिसको हम फेंक देते, ओके, डिस्कार्ड कर लेते, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सपोज जब प्रोडक्शन होता है, जब सीमेंट की, जब आप देखोगे ना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें सीमेंट और जो नॉर्मल सीमेंट है, जो रेत है, उसको जब मिलाया जाता है ना और उसकी जो मिक्सचर बनाया जाता है वो कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाता है। और जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में नीचे गिर के वो वेस्ट हो जाता है, तो उसका कोई वैल्यू रिकवर नहीं होता है, इसके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसे बोलते हैं वेस्ट। अब वेस्ट दो तरह की हो सकता है स्टूडेंट्स, एक हो सकता है नॉर्मल वेस्टेजेस और एक होता है आपका अबनॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल जो वेस्ट है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा, जो बाकी के यूनिट्स है उनमें ऐड हो जाएगा और उनकी कॉस्ट बन जाएगा। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हमने 1000 लीटर का पेट्रोल खरीदा है, ठीक है, 1000 लीटर का हमने पेट्रोल खरीदा है एट ए रेट ऑफ 90, हमारे पास जब हमने फाइनल प्रोडक्ट चेक किया वो हमारे पास है 950 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 90,000 है ये 90,000 950 का कॉस्ट बन जाएगा अगर ये नॉर्मल है, बिल्कुल। सो सिमिलरली अगर वेस्टेजेस आपका नॉर्मल है तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा गुड यूनिट्स के साथ। कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय द गुड प्रोडक्शन यूनिट, जो भी आपका गुड प्रोडक्शन यूनिट है उसके कॉस्ट में ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। अबनॉर्मल वेस्टेजेस जो है उसका ट्रीटमेंट सर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेजेस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल वेस्टेजेस जो भी आपका है वो क्या होगा, आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ठीक है, राइट सर। तो वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट का मतलब वो रॉ मटेरियल है जो हम क्या करते हैं, जो डिस्कार्डेड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द स्टोरेज प्रोसेस, राइट। उसके बाद आपका है स्क्रैप। सर स्क्रैप का मतलब क्या है, स्क्रैप का मतलब वो प्रोडक्ट है द मटेरियल व्हिच आर डिस्कार्डेड एंड डिस्पोज ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। Generally, scrap has either no value or insignificant value. Sometimes it may be reintroduced into the process as a raw material. स्क्रैप का मतलब है सपोज हम कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं और उसका जो भी बचा कुचा रॉ मटेरियल है ना, जो कि खराब रॉ मटेरियल है और वो आ रहा है, तो वो है आपका स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब मटेरियल व्हिच आर डिस्कार्डेड एंड डिस्पोज ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। जो भी मटेरियल हम दोबारा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे और उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो आपका स्क्रैप है। सर वेस्ट और स्क्रैप में कुछ क्या डिफरेंस है नॉर्मली, देखिए वेस्ट का मतलब वो मटेरियल पूरा का पूरा लॉस्ट हो गया, उसमें से अब आप कोई वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते, उसे आप किसी को बेच नहीं सकते, उसमें से कुछ भी वैल्यू डिराइव नहीं होगा। लेकिन स्क्रैप ऐसा है जिसमें जो प्रोडक्ट खराब हो चुका है, जो प्रोडक्ट डिस्कार्ड हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है, लेकिन उसकी अभी भी कुछ रीसेल वैल्यू बचा है, ठीक है। तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो आइदर कुछ भी जीरो वैल्यू है या फिर इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज है, ओके। स्क्रैप का भी दो टाइप के, एक है नॉर्मल स्क्रैप, स्क्रैप जो कि नॉर्मल पर्पज की वजह से या फिर नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस में होते, और एक है आपका अब नॉर्मल स्क्रैप, ओके। जो भी आपका नॉर्मल स्क्रैप है उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी गुड यूनिट्स है उनकी केस में उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो अबनॉर्मल स्क्रैप है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो चार्ज किया जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी मटेरियल में आपका अबनॉर्मल लॉसेस है वो सारे के सारे आपकी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएंगे, चाहे वो स्क्रैप हो चाहे वो वेस्ट हो। उसके बाद आपका आता है स्पॉइलेज, ओके। अब ये भी सिमिलर वर्ड है, स्पॉइलेज का मतलब क्या है, it is the term used for material which are badly damaged in the manufacturing operation and they cannot be rectified economically, hence taken out for the purpose of dispose of in some manner without further processing. स्पॉइलेज का मतलब ऐसे प्रोडक्ट है जो कि बुरी तरीके से डैमेज हो चुके। सर डैमेज तो उसने भी मेरे दिल को किया था एक बार, मेरे जिंदगी को इसने स्पॉइल कर लिया, हाँ उसी के टाइप होते हैं स्पॉइलेज, बिल्कुल। तो स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, स्पॉइलेज का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल से ऐसे प्रोडक्ट है जो कि बुरी तरह से डैमेज हो चुके, जिन्हें अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे
जिन्हें हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे उसने आपकी जिंदगी को स्पॉइल कर दिया ना, तो उसी तरह से अगर कोई भी मटेरियल स्पॉइल होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरह से वो डैमेज हो चुका है, या फिर अगर आप उसे सही कराने भी जाओगे ना तो वो क्या होगा, आपका इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। जितना खर्चा आप उसे रिपेयर करने में लगाओगे ना, उतने में आपका नया प्रोडक्शन यूनिट हो जाएगा। राइट। तो यहां पे भी दो प्रोडक्ट है, एक है नॉर्मल आपका और एक है अबनॉर्मल। राइट। सो जो नॉर्मल स्पॉइलेज है, नॉर्मल स्पॉइलेज का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल स्पॉइलेज व्हिच आर इनहेरेंट और इन द ऑपरेशन। अब नॉर्मल स्पॉइलेज सर कैसे होता है, नॉर्मल स्पॉइलेज का मतलब कोई भी कंपनी ऐसा होता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका 2-3 यूनिट ऐसे भी खराब आ जाता है, 2-3 यूनिट ऐसे भी आपका डिफेक्टिव आ जाता है, तो वो होता है स्पॉइलेज। अगर ये इनहेरेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट either by charging to the loss due to spoilage to the production order or by charging to the production overhead so that it is spread over all other products. Okay. अगर नॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे हम बाकी वेस्ट का ट्रीटमेंट करते थे, जब जैसे हम क्या करते थे, स्क्रैप का ट्रीटमेंट करते थे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्पॉइलेज का भी ट्रीटमेंट करेंगे। यानी कि वो जो भी गुड यूनिट्स है उनके ऊपर उसका कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो रॉ मटेरियल है, अगर कोई वैल्यू डिराइव होता है तो आप क्या करोगे, जितना भी स्पॉइलेज का कॉस्ट है उसमें से वो वैल्यू को माइनस करोगे। ठीक है, सपोज हमारा 1000 यूनिट आ गया, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन हुआ, जिसका कॉस्ट हमारा आया 90,000। राइट। लेकिन इसमें से 10 यूनिट्स क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पॉइलेज हो गया। ठीक है, सो 10 यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा सर, 900 यूनिट, 900 आपका ये कितना अच्छा यूनिट आ गया, 990। ठीक है, सो 900 रुपए आपको क्या मिला, स्पॉइलेज के लिए कॉस्ट आपका कितना है, 900। ओके, 1000 यूनिट आप बना रहे हैं जिसका कॉस्ट है 90,000। ओके, 10 यूनिट उसमें से क्या हो जाएगा, आपका स्पॉइलेज हो गए, तो जिनके लिए आपने टोटल खर्चा कितना किया है, 90 रुपीज, तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया 900। लेकिन इन्हीं 10 यूनिट को आपने बेच दिया कितने रुपए में, 300 रुपए में। ठीक है, सो आपका जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है सर, 600 का, तो 600 माइनस कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा 89,400। राइट, बिल्कुल सर। और इसको हम डिवाइड करेंगे किसना, 990 में, तो आपका जो गुड यूनिट है उनका कॉस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, उसके बाद अबनॉर्मल स्पॉइलेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ द अबनॉर्मल स्पॉइलेज arising out of the cause of not inherent in manufacturing process is charged to costing profit and loss account, when spoiled work is result of rigid specification, the cost of spoiled work is absorbed by the good production while the cost of disposal is charged to production overhead। देखो क्या बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल है। ये बोल रहा है कि अगर स्पॉइलेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको इसका जो कॉस्ट है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करना है। जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो माइनस करोगे, जो नेट लॉस आपका हुआ है वो आप चार्ज करिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बिल्कुल सर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टर्म में जिसका नाम है डिफेक्टिव। ये भी सिमिलर टर्म है लाइक स्पॉइलेज, और जो भी आप पढ़ रहे थे अभी सिमिलर है कुछ, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसका मीनिंग। स्पॉइल है, देखो वेस्ट का मतलब क्या था, वेस्ट का मतलब सर वो मटेरियल है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जो मटेरियल नीचे गिर रहा है, जो मटेरियल लॉस हो जा रहा है, वो है आपका वेस्ट। ओके, उसके बाद स्क्रैप क्या है सर, स्क्रैप मतलब जो मटेरियल लॉस हुआ उसमें से जो भी छोटे मोटे कुछ बना, छोटे मोटे जो भी आपका उसको बेच के छोटे मोटे जो भी अमाउंट हमारा रिकवर हुआ वो है आपका स्क्रैप। ठीक है, आपका स्पॉइलेज क्या है, जो भी डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका। ओके, एग्जांपल में एक है कि अगर हम सपोज कारपेंटर का बात करते हैं, एक कारपेंटर है जो कि टेबल वगैरह बनाता है, तो उसकी जो रॉ मटेरियल वो क्या है, लकड़ी है उसका रॉ मटेरियल। बिल्कुल, तो उस रॉ मटेरियल से जो भी पाउडर वाला आएगा ना, पाउडर वाला
उड़ आपका आएगा, जो भी रॉ मटेरियल के छोटे छोटे पीसेस आएंगे वो क्या है, वेस्टेज, जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सर, ओके। स्क्रैप का मतलब क्या है? स्क्रैप का मतलब है जो कि छोटे मोटे जो भी पार्ट्स आता है जिसे अगर आप बेच के कुछ रिकवर कर सकते हो, ठीक है, वो है। अगर कोई खराब काम हुआ है जिसके जो कि फाइनल प्रोडक्ट जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, वो है स्पॉइलेज। और डिफेक्टिव सर क्या है? डिफेक्टिव क्या है कि इट सिग्निफाइज दोज यूनिट और पोर्शंस ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कि अच्छे प्रोडक्ट है लेकिन हमारी जो क्वालिटी है उसे मैच नहीं कर रहे, ठीक है, हमारी जो क्वालिटी है उससे मैच नहीं कर रहे। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है, आईफोन में एक डिफेक्टिव आ गया था। आईफोन में एप्पल का वो लोगो होता है ना जिसे आप लोग शो ऑफ करते हो हमेशा मिरर के सामने, ओके। सो एप्पल कंपनी में जो आईफोन का लोगो है वो एक फोन में क्या था कि आईफोन का लोगो था ही नहीं, ठीक है, मतलब वो एक स्टिकर की तरह होता है, एल्यूमिनियम का कुछ लगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो आईफोन का लोगो वो जैसे एम्बेडेड होता है ना, मतलब एक पूरा प्रिंटेड लोगो होता है, वो नहीं था। वो सिंपल एक एप्पल का बस एक जो नॉर्मल शैडो टाइप का होता है ना लोगो, उसी टाइप का था, वो ओरिजिनल लोगो नहीं था। तो वो हुआ ऐसे कि एप्पल से गलती हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो एक गलती हो गया कि गलती से वो एक एरर था जिसकी वजह से वो लोगो का जो स्टिकर है वो लगा नहीं, ठीक है। तो एक कस्टमर गया और कंप्लेन करने गया कि आप देखिए मुझे एक से आईफोन बेच रहे हो जिसमें कि एप्पल लोगो नहीं है, तो मैं किसको दिखाऊंगा, राइट। तो ये जो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं ना वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। सपोज आपको कोई कार आपने कोई कार खरीदा है टोयोटा का, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहीं पे बेंड वगैरह है, तो वो डिफेक्टिव है, ओके। न्यू कार टोयोटा प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक दो आधा डिफेक्टिव आ जाता है, एक दो आधे में थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिफेक्टिव आ जाता है, ओके ओके। सो ये जो डिफेक्टिव आते हैं ये क्या होते हैं? क्वालिटी को मैच नहीं करते। लेकिन डिफेक्टिव अराइजेस ड्यू टू सबस्टैंडर्ड मटेरियल, बैड सुपरविजन, बैड प्लानिंग, पुअर वर्कमैनशिप, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट और केयरलेस इंस्पेक्शन। डिफेक्टिव के कई सारे वजह हो सकते हैं। पहला एक वजह हो सकता है कि आप खराब क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि बैड सुपरविजन। तीसरा हो सकता है कि बैड प्लानिंग कर रहे हो आप, बैड वर्कमैनशिप, खराब लेबर है आपका, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, लेबर्स को आप सही तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर केयरलेस इंस्पेक्शन है। तो ये सबकी वजह हो सकता है, ओके। डिफेक्टिव व्हिच कैन बी रीमेड एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय यूजिंग एडिशनल मटेरियल आर नोन एज रीवर्क्स। रीवर्क्स इंक्लूड्स रिपेयर, रिकंडीशनिंग एंड रिफर्बिशिंग, ओके। डिफेक्टिव में भी दो तरह की है। एक है जिसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप रेडी कर सकते हो, दोबारा थोड़ा सा खर्चा करोगे, ठीक है, दोबारा आप थोड़ा सा खर्चा करोगे रिपेयर में, रिफर्बिशिंग में, और वो सही हो सकता है, उससे हम बोलेंगे रीवर्क। लेकिन डिफेक्टिव जो कभी रेडी हो ही नहीं सकते, जो कभी स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, उसे हम बोलेंगे रिजेक्ट्स। जो भी डिफेक्टिव आपके है, डिफेक्टिव जो कि बिल्कुल अभी रेडी, बिल्कुल अभी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, दोबारा उसे नहीं बनाया जा सकता। एक बार अगर ब्रेकअप हो गया ना तो दोबारा उससे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके। तो अगर रिजेक्ट हो रहा है ना, दोबारा आप उसे नहीं बना सकते, तो वो रिजेक्ट है। रिजेक्ट में बी आइदर डिस्पोज ऑफ और रिसाइकल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। रिजेक्ट को आप क्या कर सकते हो? या तो उसे पूरा डिस्पोज ऑफ कर लो, या फिर उसे रिसाइकल करके दोबारा प्रोडक्शन करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब डिफेक्टिव का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दो तरह की है, एक है नॉर्मल डिफेक्टिव, एक है अबनॉर्मल डिफेक्टिव। बिल्कुल, नॉर्मल डिफेक्टिव क्या होगा? जो भी उसका कॉस्ट है, देखिए नॉर्मल डिफेक्टिव का कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन सेल ऑफ डिफेक्टिव आर चार्जेबल टू मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो भी अपने डिफेक्टिव को बेच के पैसा इनकम किया है, जो भी उसका कॉस्ट है, उसमें से माइनस कर लीजिए जो भी आपने पैसा रिकवर किया है बाय सेलिंग दैट डिफेक्टिव आइटम। तो जो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा आता है, जो भी आपका लॉस हुआ है, वो आपका अदर जो गुड यूनिट्स है उनकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और उनके ऊपर ओवरऑली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक डिफेक्टिव हमने बनाया था, एक डिफेक्टिव वाला प्रोडक्ट, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा 1000 रुपए लगा, लेकिन वो डिफेक्टिव आ गया, उसको हमने 600 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 400 रुपए है ना, ये क्या हो जाएगा? गुड यूनिट्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जो अबनॉर्मल कॉस्ट है, अबनॉर्मल की केस में क्या होगा? अबनॉर्मल की केस में ये जो 400 रुपए है वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है, चाहे वो वेस्ट हो,
चाहे वो स्क्रैप हो, चाहे वो स्पॉइलेज हो, चाहे वो डिफेक्टिव हो, चारों के केस में ट्रीटमेंट सेम ही है, एक ही ट्रीटमेंट है। अगर नॉर्मल है तो जितना भी कॉस्ट का लॉस हो रहा है, जितना भी आपको लॉस हो रहा है, वो क्या करिए आप जो गुड यूनिट्स है, जो कि अच्छे यूनिट्स है, उनके कॉस्ट में ऐड कर लीजिए, ओवरऑली उनको चार्ज कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जो भी आपके अबनॉर्मल लॉसेस है या फिर अबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर ये सब लॉसेस हो रहा है, तो आपको एक ही चीज करना है, उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको चार्ज करना है। राइट सर, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है वेस्ट एंड स्क्रैप के बीच में। ठीक है, स्क्रैप का मतलब वेस्ट और स्क्रैप के बीच में क्या डिफरेंस है सर? एमसीक्यू वगैरह में, सॉरी एमसीक्यू बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट वगैरह में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, जो वेस्ट है वो आपका क्या है, वो रिलेट है आपकी मटेरियल के रिलेटेड, यानी कि रॉ मटेरियल या फिर इनपुट के रिलेटेड है वेस्ट। क्योंकि वेस्ट कब होता है? जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब आप इनपुट डालते हो ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब आपका वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो स्क्रैप है वो बेसिकली रिलेटेड है टुवर्ड्स आउटपुट के रिलेटेड ज्यादा ही है। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है वो है वेस्ट ऑफ द मटेरियल में बी विजिबल और इनविजिबल। ओके, मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है ना, वो कभी कभी विजिबल भी है, कभी कभी इनविजिबल भी है। कैसे सर? जैसे कि सपोज आप लोग कोई फिजिकल गुड्स बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाओगे तो उसमें सीमेंट होता है, वो चिप्स होता है, ठीक है, रॉक का, और उसके बाद आपका जो नॉर्मल सैंड होता है वो होता है, उसको मिक्सचर करके आप कंक्रीट बनाते हो। ओके, तो उसमें जो मटेरियल वेस्ट होता है वो आपको पता चल रहा है कि हाँ हमारा इतना वेस्ट हो रहा है। इनविजिबल वेस्ट कहते हैं सर, जैसे आप पेट्रोल की बात करेंगे, ठीक है, कोई लिक्विड की बात करेंगे जो इवेपोरेट हो जाता है, तो वो इनविजिबल वेस्ट है। बिल्कुल सर। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप जनरली फिजिकल आइटम्स का होता है, ठीक है, तो ये विजिबल होता है। जनरली वेस्ट हैज नो रिकवरेबल वैल्यू। ओके, वेस्ट का कोई वैल्यू नहीं होता है क्योंकि वो नॉर्मली पूरी की तरह से खराब हो जाता है, पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, तो उसमें से हमें कुछ रिकवर नहीं होता है। लेकिन स्क्रैप से कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं, हम बाई प्रोडक्ट वगैरह बना सकते हैं और उसमें से कुछ पैसा रिकवर हो सकता है। ओके सर, ये ऑब्सोलेंस क्या है? उसके बाद एक नया टर्म है जिसका नाम है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब है पुराने चीजें पुराने हो जाना। ओके, ऑब्सोलेंस इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स सुपरसेशन। ओके, यानी कि अगर कोई वैल्यू, अगर कोई आइटम हम ज्यादा दिन तक ज्यादा पुराना खरीद लेते, सपोज आपने मोबाइल खरीदा था 2009 में, एंड्रॉइड किटकैट एक आता था ना, किटकैट वाला जो प्रोसेसर होता था, उसका अगर आपने सपोज मोबाइल खरीदा है, या फिर अगर आपने आईफोन 6 खरीदा है, ठीक है, तो आज के डेट में आईफोन 6 आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, राइट। फिर भी बहुत सारे लोगों को शौक है कि पुराने आईफोन यूज करना, लेकिन जैसे ब्लैकबेरी के फोन है, आईफोन है, ये आज के डेट में क्या हो चुके हैं? ऑब्सोलेट हो चुके हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू अभी नहीं है ड्यू टू टाइम। जो उनकी इंट्रेसिंग वैल्यू था जब आईफोन 6 अपने टाइम पे था ना, तो तभी वो 60,000 का मिल रहा था। आज के डेट में उसकी वैल्यू 10,000 या फिर 5,000 10,000 ऐसे में मिल जाएगा। ओके, सो इन सिंपल वर्ड, ऑब्सोलेंस रेफर्स टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। टेक्नोलॉजिकल अगर कोई चेंजेस होता है तो वैल्यू इनडायरेक्टली ऑब्सोलेट होते जाएंगे। ओके, ट्रीटमेंट, मटेरियल में बिकम ऑब्सोलेट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ओके, where it is a spare part or a component of a machine that is used in manufacturing and is now obsolete। सर, कोई रॉ मटेरियल को हम कब बोलेंगे कि वो ऑब्सोलेट हो गया? तो पहला पॉइंट है कि जो भी उस रॉ मटेरियल को यूज करके जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता था, अगर वो अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है, अगर जो भी रॉ मटेरियल आप बनाते थे, जो भी रॉ मटेरियल यूज करके आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे ना, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे वही ऑब्सोलेट हो गया, तो रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं है अभी। बिल्कुल सर। where it is used in the manufacturing of a product which is now become obsolete। ओके, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए यूज करते थे उसे और वो ऑब्सोलेट हो गया। where the material itself is replaced by another material due to either improvement in quality or fall in price। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 3 चीजों की वजह से हो सकता है। सपोज आप क्या करते थे, कोई मशीनरी यूज करते थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में। ओके, आप एक मशीनरी यूज करते थे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में,
और आपका ये जो पार्ट है वो उस मशीनरी का क्या था, स्पेयर पार्ट था, बिल्कुल। तो वो मशीनरी ऑब्सोलेट हो गया, तो ये भी अभी ऑब्सोलेट हो गया, ओके। या फिर आप इसे डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते थे, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो प्रोडक्ट ऑब्सोलेट हो गया तो ये जो रॉ मटेरियल है वो भी पूरा का पूरा ऑब्सोलेट हो गया। या फिर आप जो रॉ मटेरियल यूज करते थे उसकी जगह पे अभी कोई नया बेटर रॉ मटेरियल आ चुका है, ठीक है। जैसे पुराने टाइम पे प्लास्टिक यूज होता था फोन में, लेकिन आजकल सब ग्लास बैग यूज करते थे। कुछ कुछ फोन में आपका क्या होता था कि जो स्टील का होता है ना, स्टेनलेस स्टील, वो यूज किया जाता था। लेकिन आज के डेट में हर कोई आइदर प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या फिर ग्लास यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं पे टाइटन यूज किया जाता है, टाइटेनियम। जैसे आईफोन 16, आईफोन 15, इसमें टाइटेनियम यूज किया गया है, ओके। आईफोन 14 में या फिर 13 में जो स्टेनलेस स्टील होता था ना, वो यूज किया जाता था। तो अगर टाइटेनियम आ गया, टाइटेनियम जैसे पता चला सबको कि टाइटेनियम बेटर होता है, टाइटेनियम ज्यादा रिलायबल होता है, तो न्यू मटेरियल आया, इसी वजह से स्टील जो था वो ऑब्सोलेट हो गया, ठीक है। मतलब स्टील जो नॉर्मली हमारा क्या होता था, जो भी आईफोन वालों ने स्टील खरीदा होगा टू प्रोड्यूस, ओके। एप्पल तो अपना फोन खुद नहीं बनाता, लेकिन जो भी कंपनी ने स्टील का फोन बनाएगा, जो उसका फ्रेम होता है ना, स्टील का फ्रेम बनाने के लिए जो भी स्टील खरीदा होगा ना, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या दिया है, इन ऑल द 3 केसेस द वैल्यू ऑफ द ऑब्सोलेट मटेरियल शुड बी इन स्टॉक is a total loss and immediate steps should be taken to dispose of at the best available price. The loss arising out of the obsolete material is abnormal and it does not form part of the cost of the manufacturing. ये बोलते हैं कि जो ऑब्सोलेंस हुआ ना वो आपकी वजह से हुआ, ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ऑब्सोलेंस को आप जितना जल्दी, ऑब्सोलेट मटेरियल को आप जितना जल्दी बेच सकते हो उतना जल्दी आपको बेच देना चाहिए, एंड इसका जो कॉस्ट है वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद एक और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है डिफरेंस बिटवीन स्क्रैप एंड डिफेक्टिव, ओके। आपकी स्क्रैप और डिफेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस है वो बात करेंगे, ओके। पहला है स्क्रैप जो है वो आउटपुट के रिलेटेड है, और ये भी आउटपुट के रिलेटेड ही है, ये तो सेम वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्क्रैप आर नॉट इंटेंडेड बट cannot be eliminated due to nature of the material or process itself. स्क्रैप क्या है, स्क्रैप इंटेंडेड नहीं है, ठीक है। स्क्रैप क्या है कि स्क्रैप आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे अगर आप कारपेंटर में जाओगे ना, तो उसका जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना लकड़ी का, वो स्क्रैप होगा ही होगा, क्योंकि वो उस नेचर का बिजनेस ऐसा ही है, ठीक है। तो वो स्क्रैप है। डिफेक्टिव क्या है, डिफेक्टिव ये भी इंटेंशनली नहीं है, लेकिन आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो थ्रू प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम। आप स्क्रैप को कहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम आप स्क्रैप को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, स्क्रैप निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डिफेक्टिव को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो थ्रू एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे आपको पता होगा कि टोयोटा की सबसे बहुत कम डिफेक्टिव आते हैं, ठीक है। सो इट्स ड्यू टू आपका क्या है, एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जनरली स्क्रैप आर नॉट यूज और रेक्टिफाइड, स्क्रैप आप दोबारा यूज नहीं करते या फिर उसे रेक्टिफाई नहीं करते। लेकिन डिफेक्टिव जो कि रिकवरेबल है, जो कि मतलब क्या है, जिनमें ज्यादा डिफेक्टिव नहीं है, जिसे आप इकोनॉमिकली क्या कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, वो आपको रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद स्क्रैप हैव इनसिग्निफिकेंट रिकवर वैल्यू, ठीक है, लेकिन डिफेक्टिव आर सोल्ड एट ए लोअर वैल्यू फ्रॉम दैट ऑफ द गुड वन। स्क्रैप का बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत चिल्लर में बिकते हैं ये स्क्रैप्स, लेकिन डिफेक्टिव का वैल्यू है। डिफेक्टिव अच्छा आइटम है, थोड़ा सा कुछ मतलब उसमें क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल प्राइस है ना उससे कम पैसे में बिकता है, ओके। जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कम पैसों में ये बिकता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि आईफोन कंपनी जो है, एप्पल कंपनी जो है, उसका जैसे मैंने बोला कि एक बार ऐसा हुआ कि एक आईफोन आया और एक कस्टमर आया कंप्लेन करने के लिए कि जो आईफोन है इसमें लोगो ही नहीं है, ठीक है। तो एप्पल कंपनी ने देखा कि बिल्कुल, अरे हाँ ऐसा तो सही है कि इसमें तो एप्पल का लोगो नहीं आया है। तो एप्पल वालों ने क्या बोला, एप्पल वालों ने बोला कि देखो ये फोन तो हमारा है, आईफोन तो है, लेकिन इसमें लोगो का जो है ना वो टेक्निकल एरर की वजह से या फिर प्रोडक्शन में गलती की वजह से इसमें लोगो नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से एक मिस्टेक है, लेकिन ये मिस्टेक सिर्फ मिलियंस ऑफ आईफोन में एक बार होता है।
तो एप्पल की मार्केटिंग देखो कि एप्पल वालों ने बोला कि हाँ गलती तो हमसे हुआ है, लेकिन ये गलती हम बार बार नहीं करते, ये गलती हम 1 मिलियन 2 मिलियन फोन में एक बार होता है। तो ये तो सुपर रेयर फोन है, दोबारा ऐसा फोन कब बनेगा हमें नहीं पता, टेक्निकल एरर की वजह से। तो ये फोन की वैल्यू तो डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। तो जितना उस फोन का प्राइस था उसे डबल प्राइस में बेचा कि ये एक रेयर आईफोन है। बिल्कुल, तो ऐसे होता है बड़े बड़े कंपनी के मार्केटिंग। बिल्कुल। सो डिफरेंस बिटवीन स्क्रैप एंड डिफेक्टिव हो गया आई थिंक। सो ये जो पॉइंट्स है ये सर इंपॉर्टेंट है क्या, ये जो स्क्रैप, डिफेक्टिव, वेस्ट, इसके एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। एक आ सकता है एमसीक्यू आपका एग्जाम में, बिल्कुल, और एक आ सकता है आपका शॉर्ट नोट, ठीक है। सपोज कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया कि डिफेक्टिव और स्क्रैप के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताइए। कभी कभी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ देते कि वेस्ट और स्क्रैप में दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर वेस्ट और डिफेक्टिव में क्या डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो मटेरियल कॉस्टिंग है उसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है, पूरा का पूरा कवर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। सो क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोगों का, मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस ये होगा, ये जो बुक है ये आपके पास होगा, मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सर सॉल्व कर लिया था पहले, बिल्कुल हमने सॉल्व कर लिया इसे। सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी तो ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था, बिल्कुल, इससे भी हमने सॉल्व कर लिया था। ओके सर हमने तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आई थिंक सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। ओके ओके सर हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं किया है, बिल्कुल हम इससे सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व नहीं किया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, सीए में इंटर दिसंबर 2022 में आया था 8 मार्क के लिए, ठीक है। सीए में इंटर दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था और 8 मार्क के लिए आया था, बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था। ओके क्या है सर क्वेश्चन, एक बार पूछ लेते, एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन को, इसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। मेसर्स एसजेबीए प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। ये बोल रहा है ये एसजेबीए एक प्रोडक्ट, एसबीजी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक महीने में 2000 प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500। क्या है, 2000 यूनिट ये बनाता है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500। एक बार ऑर्डर करने के लिए अगर रॉ मटेरियल जो उसे चाहिए, ये प्रोडक्ट कितना बनाता है 2000 यूनिट। ओके आउटपुट इसका 2000 यूनिट है पर मंथ, राइट सर। ओके रॉ मटेरियल ऑर्डर करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितना है सर, 1500 का कॉस्ट है रॉ मटेरियल आपको एक बार अगर ऑर्डर करना है, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 100 पर केजी। रॉ मटेरियल की प्राइस कितना है सर, 100 रुपीज पर केजी है। ओके द ऑर्डर पीरियड इज 5 to 7 वीक। ओके ऑर्डर पीरियड मिनिमम कितना है 5 वीक्स का और मैक्सिमम कितना है 7 वीक्स का, यानी कि 5 हफ्ते बाद एक बार आपका ऑर्डर आएगा। ओके द कंजप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल वाज वेरी फ्रॉम 200 kg टू 300 kg पर वीक। एवरी वीक आपका कंजप्शन कितना होता है, मिनिमम 200 kg, मैक्सिमम 300 kg, राइट सर, राइट। विथ एन एवरेज कंजप्शन बिंग 250 kg। अब ये तो सिंपल है कि 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, आपका एवरेज आ जाएगा 250 kg का आपका एवरेज कंजप्शन है। तो कैरिंग कॉस्ट, ओके द कैरिंग कॉस्ट, एक मिनट सॉरी, यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 9.75 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितना है 9.75 पर यूनिट पर annum। ओके लीडिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी परचेज इज 5 days। ओके इमरजेंसी टाइम में आप कितना खरीद सकते हो, 5 days के अंदर अंदर आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। सर हमें पूछा क्या है, आपको पूछा है कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है, ठीक है जी। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको पूछा है, रीऑर्डर लेवल पूछा है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल, ये 5 चीजें 6 चीजें आपको पूछा है। ओके बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना भी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ओके जैसे मैंने बोला आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो आता है EOQ से एंड लेबल सेटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल।
सो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक बार यहां पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें लिखना है कि सर एनुअल कंजप्शन कितना है। एनुअल कंजप्शन आपका कितना है सर? एनुअल कंजप्शन आपका सर कितना है? सर एनुअल कंजप्शन तो क्वेश्चन में कभी दिया ही नहीं था, बिल्कुल नहीं दिया था, आपको निकालना है। एनुअल कंजप्शन का मतलब क्या होता है? ओ। ओके, एनुअल कंजप्शन का मतलब क्या होता है सर? ए होता है आपका एनुअल कंजप्शन का मतलब। ए स्टैंड फॉर एनुअल कंजप्शन। तो कितना है आपके एक वीक में खर्चा होता है, एक वीक में आपका कितना यूसेज होता है? 250 kg का। क्वेश्चन में ये आपको दिया है कि आपका नॉर्मल कंजप्शन 250 kg का है और आपके पास टोटल साल में कितने वीक है? 52 वीक्स है, राइट। सो ये आपके कितने आ जाएंगे सर? ये आपके आ जाएंगे 13,000 kg। समझ में आया क्या सर? बिल्कुल। क्या किया सर हमने एनुअल कंजप्शन निकाला। एनुअल डिमांड कितना है सर? हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमारा यूसेज कितना हो रहा है, एवरेज यूसेज। ना तो हम मैक्सिमम लेंगे ना तो हम मिनिमम लेंगे, हम एवरेज लेंगे। यानी कि नॉर्मल यूसेज कितना हो रहा है? 250 kg का पर वीक। तो पूरे साल में कितने वीक्स है सर? 52 वीक्स है। तो 13,000 kg आपका टोटल आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको क्वेश्चन में और क्या दिया है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? ओ बोलते सर। कितना है ये सर? 1500 रुपीज का है। ओके, पहले आपको इसी तरह से क्वेश्चन में गिवन लिखना है, सो दैट आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे आपको कहीं पे गलती नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद आपका दिया है सर कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना है सर? 9.75%। सर किसका है? ऑफ 100 रुपीज। परचेस प्राइस 100 रुपए का है, तो यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं 9.75 रुपीज। ओके सर, तो सर ये तो तीन चीजें आ गया। उसके बाद और क्या दिया है? और उसके बाद आपका मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम यूसेज, वो दिया है आपका 300 kg और ये पर वीक है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं वो पर वीक ले रहे हैं। ओके, उसके बाद आपका है मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम यूसेज। वो सर कितना है आपका? 200 kg। यहाँ पे PW लिख रहा हूं मैं, फिजिक्स वाला नहीं है ये। ओके, PW का मतलब है पर वीक। ओके, उसके बाद आपका मिनिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड। सर मिनिमम पीरियड कितना है? 5 वीक्स। सर मैक्सिमम पीरियड कितना है? मैक्सिमम पीरियड या फिर आप ऐसे मैक्सिमम लीड टाइम भी लिख सकते हो। मैक्सिमम पीरियड कितना है सर आपका? मैं बोलूं आपका है 7 वीक्स। मिनिमम पीरियड आपका कितना है सर? 5 वीक्स का है। मैक्सिमम पीरियड आपका 7 वीक्स का है। ओके, तो सर ये है आपका पूरा का पूरा गिवन। अब हम निकालेंगे हमारे आंसर। सो पहला पॉइंट हमें दिया है EOQ का, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। सर फॉर्मूला क्या है? 2AO/C और इसका होल रूट ओवर, यानी कि 2 × 13,000 इंटू रुपीज 1500। ये थोड़ा सा छोटा है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल, अब हो गया। डिवाइडेड बाय 9.75। ओके, सो ये आपका कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर एक बार कर लेते हैं। 13,000 इंटू 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 9.75। सो 4 में 3 0 आ रहा है। ओके, इतना है आपका
सो आपका EOQ कितना आ जाएगा 2000 kg का। सो पहला सर आंसर हमारा आ गया EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज आवर 200 kg, 2000 kg। सर उसके बाद हमें पूछा है रीऑर्डर लेबल, ये एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, हाँ अभी देख लो, ये तो गिवन है इसका आंसर। उसके बाद हम उस पेज पे चलेंगे जिसमें हमें निकालना है आपका 2 वाला, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो निकालना है हमारा रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल, सर रीऑर्डर लेबल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या है? आपका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम, सर मैक्सिमम कंजप्शन सर कितना है 300 kg इंटू मैक्सिमम टाइम आपका कितना है 7 वीक्स, राइट। तो आपका ये कितना आ जाएगा सर 2100 kg, ठीक है। ये है आपका रीऑर्डर लेबल, जो कि है मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो 300 इंटू 7 वीक्स यानी कि 2100 kg। आपका नंबर थर्ड आपका क्या है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का सर फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, थोड़ा सा गलत दिख रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम। ओके, होपफुली आप लोगों को ये जो मेरा हैंड राइटिंग है वो आप लोग रीड कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा आज खराब है मेरा हैंड राइटिंग, ओके। जनरली मैं इतना खराब नहीं लिखता हूँ। सो रीऑर्डर लेबल आपका कितना है 2100 kg का, प्लस इसे थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिखते हैं सो दैट एक ही लाइन में कवर हो जाएगा। सो सर रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम। सो आपका रीऑर्डर लेवल कितना है 2100 kg, राइट। आपका रीऑर्डर लेवल का मतलब, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब सर क्या है EOQ। रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे मतलब मैं एक बार अंडरलाइन करता हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है सर EOQ। EOQ इज योर बेसिकली रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है आपका, मैं बोलूँ तो आपका है 2000 kg। सर आपको माइनस कितना करना है, मिनिमम कंजप्शन कितना है आपका 200 kg इंटू मिनिमम पीरियड कितना है आपका सर 5 वीक्स, बिल्कुल ओके। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? आपका आंसर ये आएगा टोटल माइनस करने के बाद, ये आ जाएगा 4100 और इसे आ जाएगा 1000, यानी कि 3100 kg। ये आपका आंसर मैक्सिमम लेवल, राइट राइट सर। सो एक बार इसे देख लीजिए, उसके बाद हम चलते दूसरे पॉइंट पे। आप लोगों को मेरे साथ साथ इसे करना है। रीऑर्डर लेबल एक बार मैं टाइम देता हूँ, एक सेकेंड, आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। रीऑर्डर लेबल एंड मैक्सिमम लेबल, ओके। रीऑर्डर लेबल एंड मैक्सिमम लेबल हो गया क्या ये? बिल्कुल। अब चलिए क्वेश्चन मतलब आपका जो आस्क है वो है बिट नंबर 4 मिनिमम लेवल में। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला सर क्या है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन, और एवरेज यूसेज लिख सकते हैं,
60 में हो जाएगा यूसेज इनटू एवरेज टाइम। ओके, तो सर रीऑर्डर लेवल कितना है? एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम, ये है आपका रीऑर्डर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना है? रीऑर्डर लेवल आपका है 2100 kg। ओके ओके सर, प्लस आपको माइनस करना है एवरेज कंजप्शन कितना है 250 kg इनटू एवरेज पीरियड कितना है 6 वीक। सर ये 6 वीक कैसे आया? एवरेज बहुत ही सिंपल है, आपका मैक्सिमम वीक कितना है 7, मिनिमम कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा ये 6। ओके ओके सर, सो आपका कितना आ जाएगा ये 600 kg। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 क्या बोलता है? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। यानी कि मिनिमम लेवल आपका कितना है 600 प्लस मैक्सिमम आपका कितना है 3100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1850 kg। उसके बाद आपका आएगा 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्या बोलता है? डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल क्या है? डेंजर लेवल के लिए आपका है एवरेज कंजप्शन, कंजप्शन और यूसेज आपको जो भी यूज करना है क्वेश्चन में एक ही यूज करना है। इधर तो यूसेज यूज करिए या तो इधर तो क्वेश्चन में अगर कंजप्शन दिया है तो कंजप्शन यूज करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन में यूसेज दिया है तो यूसेज यूज करिए, क्वेश्चन में अगर कंजप्शन दिया है तो कंजप्शन यूज करिए। इनटू इमरजेंसी पीरियड परचेज, टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, यहाँ पे इमरजेंसी परचेज लिखा हुआ है, तो आपको अगर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है तो इमरजेंसी परचेज लिख लीजिए इसे। सो कितना हो रहा है? आपका एवरेज कंजप्शन है 250 kg का, और जो इमरजेंसी परचेज टाइम है वो है 5 डेज, नॉट वीक्स, राइट। सो हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो सब कुछ वीक्स में है, तो अगर हमें इसे वीक में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पे 7 डिवाइड कर लिया है। क्यों डिवाइड किया है सर 7? बहुत ही सिंपल है, हमारा एवरेज कंजप्शन जो है वो वीकली बेसिस पे, वीकली हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है 250 kg। ठीक है, सो हमारा जो इमरजेंसी परचेज के लिए टाइम दिया है वो कितना दिया है? 5 डेज दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें वीकली निकालना पड़ेगा डेंजर लेवल, तो वीकली निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है 7 पे, तो आपका ये आ जाएगा 0.57। ओके, सो 250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, राइट। और 100 सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है मैंने थोड़ा सा, 1 मिनट, ये उल्टा हो जाएगा, 178.57 kg। ओके, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। गिवन हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? हमें एनुअल कंजप्शन निकालना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट था,
दिस इज द ट्रिकीस्ट पॉइंट कि आपको एनुअल कंजप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 250 kg आपका एवरेज कंजप्शन है। सर एक बात बताइए, हम मैक्सिमम कंजप्शन क्यों नहीं ले रहे? हम मैक्सिमम कंजप्शन या फिर मिनिमम कंजप्शन भी ले सकते हैं। हो सकता है कि पूरे साल में हमेशा मैक्सिमम यूज हो, नहीं, प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि हमारा जितना भी मैक्सिमम कंजप्शन है वो पूरे साल में हर वीक में मैक्सिमम ही होगा या फिर हर वीक में मिनिमम होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से तो हमें एवरेज या फिर नॉर्मल कंजप्शन लेना चाहिए, ठीक है। सो एनुअल कंजप्शन में हमें क्या लेना है, आपका नॉर्मल वीकली कंजप्शन ले लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर। सो 52 वीक्स इंटू 250, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, 13,000 kg। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि ओ है, जो है 1500 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब आपका क्या है सर, सी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है सी। कैरिंग कॉस्ट आपका कैसे निकलता है, नॉर्मली जो भी आपका परचेज प्राइस होता है, परचेज प्राइस में जो भी परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद आपका आएगा मिनिमम, अगर उसके बाद हमें क्वेश्चन पे दिया है मिनिमम यूसेज जो कि है, सॉरी मैक्सिमम यूसेज जो है 300 kg, मिनिमम यूसेज दिया है जो है 200 kg पर वीक। मिनिमम पीरियड आपका 5 वीक है एंड मैक्सिमम पीरियड आपका 7 वीक्स है, राइट। उसके बाद हमने EOQ निकाला, बहुत ही सिंपल था। EOQ का फॉर्मूला क्या है, 2AO/C, उसका होल रूट ओवर, तो हमने निकाल लिया, आपका आ जाएगा 2000 kg। उसके बाद हमारा था लेबल सेटिंग के क्वेश्चंस, रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सो 300 kg इंटू 7 वीक्स, आपका ये आएगा 2100 kg। उसके बाद हमने मैक्सिमम लेबल निकाला, बहुत ही सिंपल है उसका फॉर्मूला, रीऑर्डर लेबल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सो रीऑर्डर लेबल आपका है 2100 kg प्लस रीऑर्डर लेबल आपका है 200, सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी आपका है 2000 kg, माइनस करना है आपको मिनिमम कंजप्शन यानी कि 200 kg इंटू 5 वीक्स। तो आपका आ जाएगा आंसर 3100 kg। मिनिमम लेवल निकालना और भी आसान है, रीऑर्डर लेवल ले लीजिए, उसमें से माइनस करिए एवरेज कंजप्शन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, राइट। सो रीऑर्डर लेवल आपका है 2100 kg, माइनस करना पड़ेगा आपको 250 kg इंटू 6 वीक्स, जो कि आपका एवरेज कंजप्शन एंड एवरेज पीरियड है। तो आपका आंसर आएगा 600 kg। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल देखते हैं सर। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, बहुत ही सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल 1850 kg। उसके बाद आपका आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल बेसिकली क्या है, इमरजेंसी टाइम में आप कितना परचेज कर सकते हो, वो है आपका डेंजर लेवल, उतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए। तो डेंजर लेवल निकलता कैसे, एवरेज कंजप्शन पीरियड इनटू एवरेज लीड, मतलब इमरजेंसी परचेज टाइम। सो यहाँ पे इमरजेंसी परचेज टाइम आपको डेज में दिया है, तो हमारा सब कुछ वीक में है, तो एवरेज कंजप्शन में हमारा वीकली है, तो आपको क्या करना है 250 kg लेना है एवरेज कंजप्शन इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमने इसे वीकली कन्वर्ट कर लिया, तो आपका आ जाएगा 178 kg। ओके सर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, राइट। उसके बाद चलते सर और एक क्वेश्चन में, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक है ना, ये आप लोगों के लिए, ये होमवर्क आप लोगों को करना है, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, इसके आंसर ऑलरेडी मेरे पास है। ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका CMA इंटर दिसंबर 2016 में 5 मार्क के लिए, और ये क्वेश्चन में आपको बोलो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है आपका, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से, सिमिलर टू आपका क्वेश्चन नंबर, ये है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, पूरा सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑलरेडी मैंने आंसर किया हुआ है, आप उसे देख सकते हो, या फिर इसका आंसर आपके पास बुक में, इतना तो आपको करना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ओके। उसके बाद हम चलते सर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाल ही में आपके एग्जाम में आया हुआ है, जून 2023 टर्म में, और आया है 5 मार्क्स के लिए। कितना आया है, CMA इंटर जून 2023 में ये आया था 5 मार्क्स के लिए, बिल्कुल सर, ओके। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल।
स्मृति लिमिटेड, सॉरी, स्मृति लिमिटेड बाय इट्स annual requirement for 80,000 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोल रहा है? स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट्स के लिए परचेस करे। उसके एनुअल रिक्वायरमेंट्स कितना है? 80,000 यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करना है। 80,000 यूनिट्स उसे प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल चाहती है कि वो 10 इंस्टॉलमेंट में खरीदे। अभी जो उसकी पॉलिसी चल रहा है वो 10 इंस्टॉलमेंट में वो रॉ मटेरियल खरीद रहे। ओके, ईच यूनिट ऑफ अल्फा कॉस्ट 10 रुपीज। ओके, each unit of alpha cost 10 rupees and ordering cost is rupees 25. The inventory carrying cost per annum is estimated at 20% unit cost of alpha value. You are asked by Smriti Limited to find out the total annual cost by existing policy. Also, how much money can be saved by using economic ordering quantity. Smriti Limited जो है ना, वो एक नंबर के बुद्धू है। वो एक नॉर्मल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रैंडम सिस्टम, जिसमें उन्हें चाहिए एनुअली कितना? 80,000 यूनिट उन्हें एनुअली चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो 10 इंस्टॉलमेंट में उसे ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 25 रुपीज। अल्फा की जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज का है। एंड जो कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, वो कितना है? 20% है ऑफ अल्फा की प्राइस। ठीक है, तो स्मृति लिमिटेड ये पूछा है कि अगर जब जो वो करंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें उनका टोटल कॉस्ट कितना है, एंड अगर वो ईओक्यू मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें उनका कितना बचत होगा, कितना सेविंग होगा बाय फॉलोइंग ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सो डिसेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आज की डेट में भी आते हैं। ओके, रिसेंटली आया हुआ ये क्वेश्चन, और अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आपको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। ओके ओके सर, सो हम लोग चलेंगे हमारे क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 6। आंसर पेपर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। ओके, पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दिया है। गिवन सर क्या क्या दिया है? एनुअल डिमांड हमें दिया हुआ है सर, एनुअल डिमांड। अब इतने लिखने की जरूरत नहीं है। एनुअल डिमांड सिर्फ ए लिख लीजिए, कितना है? 80,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा। पर यूनिट अल्फा का कॉस्ट कितना है रुपीज सर? 10 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सर कितना है? 25 रुपीज। ₹25। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum 20% ऑफ 10 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज। बहुत आसान सर, हो गया। ओके, तो सर हमें क्या करना है? हमारे पास तो गिवन इतना है। ओके, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ओके, सो पहले आपको निकालना है स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। ओके,
एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से सर हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से हमारा टोटल कॉस्ट कितना है वो हमें निकालना है। बिल्कुल, ये है पहला पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट में हमारा तीन टाइप के, जैसे हमने मटेरियल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, टोटल कॉस्ट में आपका तीन कॉस्ट आएंगे। पहला आएगा आपका परचेज कॉस्ट, ठीक है, ये आएगा पहला कॉस्ट। दूसरा अभी लिखना नहीं है इसे, मैं रॉप में आपको बता रहा हूं बस, ये आपका आएगा, दूसरा आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तीसरा आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट। ओके बेसिकली ये तीनों कॉस्ट आपके आएंगे परचेज के टाइम पे। ओके तो हमें ये तीनों कॉस्ट निकालना है और इसके टोटल भी निकालना है, ठीक है। ओके तो चलिए निकालते हैं इसे। इसके रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए। नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड एट ए टाइम। एक बार में सर हम कितना ऑर्डर करेंगे, 10 इंस्टॉलमेंट में हम ऑर्डर करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 8000। ओके सो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, आपको क्या करना है, ये जो पहला पॉइंट है वो नहीं लिखना है आपको, पहले दूसरा वाला पॉइंट पहले लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो होएगा 10। ओके नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर एट ए टाइम ये होगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन आप लिखने के टाइम पे, आंसर लिखने के टाइम पे इसे नंबर 2 पे रखोगे, यहाँ पे नंबर 1 पे रखोगे, राइट। ओके आपके आंसर शीट में भी ऐसा ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ₹25, ठीक है। ओके सो चलिए निकालते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके सो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका कैसे निकलेगा, यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है A/Q इंटू O, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 इंटू ₹25, ओके यानी कि 250 आपका आएगा कॉस्ट। बिल्कुल ये आएगा आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट आपका कैसे निकलता है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ओके इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, 1 मिनट। कैरिंग कॉस्ट आपका कैसे निकलता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इंटू एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर एवरेज इन्वेंट्री का मतलब आपके पास आपकी गोडाउन में पूरे साल भर एवरेज इन्वेंट्री कितना था। सर एक बात बताइए, ये जो स्मृति लिमिटेड है ये तो 8000 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर रही है, उसके बाद फिर जब ये 8000 यूनिट खत्म हो जाएगा फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस करेगा, बिल्कुल। तो इसके पास एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, देखो जब ये ऑर्डर पहली बार प्लेस कर रहा है और उसकी गोडाउन में रॉ मटेरियल आ रहा है
तो 8000 होगा, उसके बाद वो खत्म होते 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 जाएगा और लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। यानी कि इसके पास हमेशा ओपनिंग में तो सर 8000 रहेगा लेकिन क्लोजिंग में 0 रहेगा। यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जितना 8000 है उसका एवरेज। ओके, इनटू इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, इसकी कैरिंग कॉस्ट कितना है, ₹2 हमने निकाला है यहाँ पे। ओके, सो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा सर, ₹8000 आपका आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। बिल्कुल। उसके बाद सर सबसे बड़ा खर्चा निकाल लेते हैं, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, परचेज प्राइस इंटू यूनिट्स। सो टोटल परचेज प्राइस कितना है, ₹10 का, और यूनिट्स हम कितना परचेज कर रहे हैं, 80,000 का। सो टोटल कॉस्ट सर कितना आएगा, 8 लाख का। ओके, 8 लाख आ गया आपका टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपका A प्लस B प्लस C, 8,08,250। यानी कि सिंपल, इसको और इसको ऐड कर लीजिए। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, आपको ये टोटल लिखना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल परचेज कॉस्ट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है ABC। एग्जाम में लिख भी सकते हैं लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन हमेशा आपको करना होता है, ठीक है। सो ABC टोटल को ऐड कर लीजिए, कितना आपका कॉस्ट आएगा सर, 8,08,250। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल। सर एग्जिस्टिंग कॉस्ट के हिसाब से, एग्जिस्टिंग मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं हमारा इतना कॉस्ट आता है। ओके, तो अब हम EOQ को फॉलो करेंगे। सपोज सर हम लोग EOQ फॉलो कर रहे हैं, स्टेप 2। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ cost using EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ओके ओके सर, सो इसके रिलेटेड भी सर कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ EOQ। EOQ कैसे निकलेगा, 2AO बाई C। सो सर आपका 2 इंटू A कितना है, 80,000। सर O आपका कितना है, ₹25। एक बार अच्छे से लिखता हूं, एक मिनट। 2 इंटू 80,000 इंटू ₹25 डिवाइडेड बाई ₹2, इसका होल रूट ओवर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि मैं आपको बोलूं 20 लाख का स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ये आ जाएगा आपका 14.21 यूनिट्स, जिसे आप अप्रोक्स ले सकते हो। यूनिट्स, अब अप्रोक्स क्या कर लो, 14 यूनिट्स ले लो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो EOQ हमारा कितना है, 14 यूनिट्स। सो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आएगा, टोटल आपका है 80,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय, आप कितना एक बार में ऑर्डर कर रहे हो, 1440। सो आपका आएगा 56.57 और अप्रोक्स 57 ऑर्डर्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। ओके, सो
हमारे पास क्या पता चल गया, हमारा EOQ कितना है 14 यूनिट्स, हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर सर कितना है 56.57 आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले लेंगे 57 ले लेंगे। ओके, तो अब हमें निकालना है ए में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हमें निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितना आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 57 इंटू ईच ऑर्डर के लिए कॉस्ट कितना है 25, यानी कि हमारा ये कॉस्ट आ रहा है ₹1427। सर हमें क्या फॉर्मूला हर बार लिखना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट? बिल्कुल आपको लिखना है। मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर 57 है इंटू 25 है, लेकिन जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। ओके ओके सर। उसके बाद बी हमें करना है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट सर कितना होगा, बहुत ही सिंपल है, आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, यानी कि EOQ आपका कितना है 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका 2, सो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट 14। ओके, आपका सी में आएगा टोटल परचेज कॉस्ट। सर एक बात बताइए, आपने तो बोला था कि EOQ के टाइम पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होते, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ना बराबर के आसपास ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फिगर्स लिया है, जैसे कि हमने 14 21 की जगह 14 लिया है और 56.57 की जगह हमने 57 ले लिया है। इसी वजह से क्या होता है, आंसर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आए, मतलब डिफरेंस आएगा, नॉर्मल, वो भी माइनर डिफरेंस है। सर क्या एग्जाम में ये सही रहेगा? बिल्कुल आपको लिखना है अप्रोक्सीमेटली, तो एग्जाम में ये सही रहेगा। ओके, टोटल परचेज कॉस्ट आपका कितना आएगा 80,000 इंटू 10 रुपीज, यानी कि 8 लाख। ओके बिल्कुल। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, टोटल कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो A प्लस B प्लस C, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है सर कॉस्ट आपका? टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 8,02,839। ओके, ये आपका आ रहा है टोटल कॉस्ट अंडर EOQ। आपकी नॉर्मल कॉस्ट कितना आ रहा था? नॉर्मल फॉर्मूला के बारे में, स्मृति लिमिटेड का टोटल कॉस्ट आ रहा था 8,08,250 का आ रहा था, लेकिन EOQ फॉलो करने के बाद कितना आ रहा है सर 8,02,839। सो सेविंग इन स्टॉक, स्टेप 3 हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग। बहुत ही सिंपल है, टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम माइनस टोटल कॉस्ट अंडर EOQ। सो अगर मैं बोलूँ ये आ रहा है 8,08,250 माइनस ये आपका आ रहा है 8,02,839। सो आपका जो आंसर आएगा सेविंग इन कॉस्ट वो कितना आएगा 5,411। ओके, दिस इज योर टोटल सेविंग। तो सर क्या स्मृति लिमिटेड को EOQ फॉर्मूला, EOQ मेथड अपनाना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमारा 5,411 रुपीज क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। हमारा 5,411 रुपीज सेव हो रहा है ड्यू टू EOQ। सो EOQ आपको फॉलो करना चाहिए। तो सर हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल, आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको पूछा है कि स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि
एनुअली 80,000 यूनिट्स ऑफ अल्फा ऑर्डर करती है, ओके। और उसका जो पॉलिसी है वो 10 इंस्टॉलमेंट में इसे ऑर्डर करे, यानी कि एवरी टाइम दे आर परचेजिंग 8,000 यूनिट्स। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है सर? 10 रुपीज है। एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट कितना है? 25 है। और इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए, कैरी करने के लिए कॉस्ट कितना है? 20%। तो पहले पार्ट में हमने बहुत आसानी से कैलकुलेट किया। उनकी जो करेंट कॉस्ट है, करेंट कॉस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है सर? 10 ऑर्डर से उनका, यानी कि एक टाइम पे 8,000 आ रहे हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? ओनली 250। 25 रुपीज इंटू 10 टाइम्स। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? उनकी जो टोटल एवरेज इन्वेंट्री है वो है 8,000 डिवाइडेड बाई 2, और एक यूनिट को होल्ड करने के लिए आपका 2 रुपीज का खर्चा आ रहा है, यानी कि 8,000। और आपको मटेरियल परचेज के लिए कितना पैसा देना है? 8 लाख, यानी कि 8,08,250 ये आपका कॉस्ट है। ईओक्यू में आपको पहले ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू हमारा आ रहा है 1440 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ ऑर्डर इसी वजह से हमारा कितना आएगा? 57 यूनिट्स आएगा, वो भी अप्रोक्सीमेटली आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना आ रहा है? 1425। कैरिंग कॉस्ट आपका कितना आ रहा है? 1440। और टोटल कॉस्ट आपका कितना आ रहा है? 8,02,839। ओके, सो जितना सेविंग हमारा हो रहा है, कितना सेविंग हो रहा है? 5,411 रुपीज हमारा सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, राइट।